स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल द लर्निंग पॉइंट में और मेरा नाम है अतुल। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर आप द लर्निंग पॉइंट के साथ कोचिंग लेना चाहते हैं, द लर्निंग पॉइंट की, या ऑनलाइन टीचिंग लेना चाहते हैं, अगर आप क्लास 12 में हैं या बीए में हैं, अगर आपकी स्ट्रीम आर्ट्स है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं द लर्निंग पॉइंट के साथ कोचिंग एंड ऑनलाइन टीचिंग। कोचिंग के माध्यम से होगा कि आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन में क्या होगा कि हम आपको घर बैठे ही सारी सुविधा के अनुसार आपको पढ़ा सकेंगे। तो आप जो भी आपकी इच्छा वो लीजिए। ये ऑफ़र किन लोगों बच्चों के लिए, जो बच्चे क्लास 12 में हैं और जो बच्चे बीए में हैं। अगर उनके पास आर्ट्स है तो इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए ताकि आप अपना भविष्य, अपना जो फ्यूचर है वो अच्छे से बना सकें और इन दोनों मतलब 12वीं और बीए में, कक्षा 12वीं और बीए में अपनी एक अच्छी परसेंटेज ला सकें। तो आशा करता हूँ कि आप इस नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिए। ये नंबर फ्री है, आप इसमें कभी भी कॉल कर सकते हैं और आपकी कॉल का हमेशा रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी ने टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस है। जैसा कि हमारा चल रहा है पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं। राजनीति की उदारवादी विचारधारा। राजनीति की उदारवादी विचारधारा मैंने एक वीडियो बना दी थी, उसको 40 से अधिक बच्चों ने देख लिया है, लेकिन ये पार्ट 2 है। ये भी पार्ट 2 में हम काफ़ी, मैंने जब देखा कि कुछ छूट चुके हैं टॉपिक जो हमारे जो पार्ट 1 में नहीं हो पाए थे, तो मैंने सोचा पार्ट 2 भी बना दूँ जिसके अंदर हमारे सारे अधिकतर टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो पार्ट 2 में सारे हमारे जितने भी टॉपिक हैं राजनीतिक उदारवादी विचारधारा में सब अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। और आप इस वीडियो को अंत शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको राजनीति की उदारवादी विचारधारा अच्छे तरीके से समझ आएगी ताकि आप पेपर में पूरी डिटेल से लिख सकें। क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में बताएंगे, तभी आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप डिटेल में लिख पाएंगे। तो वीडियो को स्किप ना कीजिए, डिटेल में बताएंगे, डिटेल में आपको पेपर में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी पार्ट 1 थी उसकी वीडियो में मैंने कुछ लास्ट में आपको कुछ जानकारी दी थी उदारवादी के ऊपर, तो काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि जो उदारवादी विचारधारा के जो थे, जो उदारवादी विचारधारा को मानते थे, उनका क्या नाम था? मोरिस दुर्वेचर। मोरिस दुर्वेचर उदारवादी विचारधारा को मानते थे। इनका मानना था कि राजनीति एक ऐसा साधन है, मतलब राजनीति एक ऐसा साधन है जिसके जरिए कानून व्यवस्था और न्याय की स्थापना की जाती है। मतलब इनका मानना है कि राजनीति को वो मत समझो कि राजनीति में समाज के भले के लिए काम हो, राजनीति में जो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए, उनके भेदभाव के उत्पन्न के लेकर उनको सुलझाने का राजनीति का काम हो। नहीं, राजनीति ये भी कर सकती है, राजनीति कानून व्यवस्था और न्याय की भी स्थापना के लिए बहुत जरूरी होनी चाहिए। आपको पता ही होगा कानून और न्याय व्यवस्था के बारे में। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सामान्य हितों की रक्षा के संबंध से, मतलब राजनीति की जो प्रयोग होता है वो किसका प्रयोग होता है? सामान्य हितों, मतलब लोगों की रक्षा के लिए भी किया जा सकता है। तो अब जानते हैं कि कैसे किया जाता है लोगों की रक्षा के लिए राजनीति का प्रयोग। तो आपको समझ में आ गया कि मोरिस दुर्वेचर का मानना था, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कि राजनीति एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें कानून और न्याय व्यवस्था को भी जोड़ देना चाहिए, जिससे कानून और न्याय व्यवस्था भी बन सकती है। लेकिन काफ़ी लोगों का, जो मार्क्सवादी, जो यूरोपीय लोग थे, उनका मानना है, जो यूनानी लोग थे और भारत के जो प्राचीन लोग थे, उनका मानना है कि राजनीति से वो क्या होता है कि समाज में जो भेदभाव होता है, जो समाज में लड़ाई हो जाती है दूसरे धर्म के या वर्गों में, उनके बीच में आसमानता है, मतलब बीच में टकराव की स्थिति ना लाकर बातचीत के जरिए उन लड़ाई को सुलझा ली जाए, उसी में राजनीति शब्द का प्रयोग होता है। तो आपने काफ़ी देखा होगा मेरी वीडियो में कि काफ़ी हद तक राजनीति के ऊपर हमने डिटेल में जान ही लिया था। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जो ये मोरिस दुर्वेचर थे, इनका मानना था कि जो समाज में होता है, अभी हमारा समाज है, इसमें टकराव क्यों होता है, किन कारणों होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं समाज में टकराव क्यों होता है, तो आपके जवाब आएंगे, पहला क्या, उसने मेरी कोई चीज़ चोरी कर ली, इसके कारण मैंने उससे लड़ाई कर ली, इसके कारण क्या हुआ, समाज में टकराव हो गया। दूसरा क्या, भेदभाव धर्म को लेकर, ये दूसरा कारण हो गया। तो मतलब कई सारे आप ऐसे कारण बताएंगे जो आपके समाज से रिलेटेड होता है, लेकिन आप कुछ अंदर तक डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को देखिए। तो मोरिस दुर्वेचर ने कहा है कि उदारवादी जितने भी लोग हैं, जितने भी उदारवादी लोग हैं, उनका मानना है कि समाज में टकराव क्यों होता है। उनका कहना है कि विवाद के कारण व्यक्ति की प्रकृति होती है। मतलब समाज का
में टकराव क्यों होता है? व्यक्ति की प्रकृति के कारण होता है। अब व्यक्ति की प्रकृति आप क्या समझ रहे होंगे, व्यक्ति की कौन सी प्रकृति आने लगी? तो चलिए जानते हैं। तो पहले आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो पहले हम व्यक्ति की कितने प्रकार की प्रकृति पढ़ेंगे? 4 प्रकार की प्रकृति पढ़ेंगे। पहली रूढ़वादी, दूसरी उदार, तीसरी उग्र स्वभाव और चौथी आतिवादी। पहली भी दोबारा रिपीट करता हूँ। पहली रूढ़वादी, दूसरी उदार, तीसरी उग्र स्वभाव और चौथी आदिवादी। ये 5 व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये 5 व्यक्ति आपके समाज में हैं, ऐसे आपको लगे कि हमारे समाज में ऐसे ही 5 व्यक्ति थे, तो आप समझ लिए समाज में टकराव होने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो पहले जानते हैं पहले व्यक्ति के बारे में। पहले है रूढ़वादी व्यक्ति। इनका मानना है कि जो रूढ़वादी व्यक्ति होते हैं ना, ये पुराने ज़माने के लोग होते हैं। मतलब पुराने ज़माने, जितने हमारे पुराने ज़माने की जो भी हमारे क्रियाक्रम होते हैं उनको मानते हैं। जो आज के ज़माने के जो क्रियाक्रम है उनको सोचते हैं कि ये हमारे ऊपर हिंसा कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, जैसे पुराने ज़माने में कहा है कि अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, ध्यान सुनिएगा, कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें 5 मिनट रुकना चाहिए। ये पुराने ज़माने में कहा जाता है। आपने कहीं से सुन भी रखा, आपने अपने पेरेंट्स से सुन रखा होगा कि कहीं बिल्ली रास्ता काट जाए तो 5 मिनट तक रुक लेना चाहिए। ये क्या होते हैं? ये रूढ़वादी लोग होते हैं। मतलब ये पुरानी चीज़ों में अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि पुरानी चीज़ें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि ये बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपके मतलब आपको संकेत आ जाए, कोई खतरा आ जाए। तो मतलब क्या, इन्होंने अपना एक दुष्प्रचार बना रखा है कि ये सब चीज़ें होने से तुम्हारे साथ ये खतरा संभावना हो सकता है। तो भगवान ही को पता है क्या खतरा क्या संभावना होता है, हमें तो कुछ नहीं पता है। तो मतलब ये बना रखा है कि जैसे कोई भी चीज़ नुकसान हो जाए तो हमारे साथ कांच, अगर तुम कहीं जा रहे हो तो अगर कांच फूट जाए तो अपशगुन हो जाएगा। कहीं जाओ तो कुछ चीज़ दही और चीनी खा के जाओ, तुम्हारे साथ ही होगा। तो मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं रूढ़वादी व्यक्ति मानते हैं। मतलब जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं वो मानते हैं। अगर आप इन पुराने ज़माने लोगों की बात नहीं मानोगे तो क्या आपके बीच में लड़ाई हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर कहें, एक है रूढ़वादी लोग, ध्यान सुनिएगा, एक है रूढ़वादी और दूसरा है उदारवादी। दूसरा कौन सा है? उदारवादी। अब उदारवादी क्या है? उदारवादी व्यक्ति क्या होते हैं? एक स्वतंत्र विचार के होते हैं। स्वतंत्र विचार आपको समझ में आ गए? स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र विचार का मतलब मैंने कहा है कि व्यक्ति खुले होते हैं। व्यक्ति के ऊपर किसी चीज़ का दबदबा नहीं होता। अपनी जाति प्रथा, अपने समाज, अपने धर्म, अपने वर्ग, किसी चीज़ का दबदबा नहीं होता। व्यक्ति अपनी बस भविष्य और अपना स्वतंत्र रहता है ताकि मैं अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाऊँ। तो ये कौन से लोग होते हैं? ये उदारवादी लोग होते हैं। अगर आप उदारवादी और रूढ़वादी लोगों को आमने सामने लाएं तो क्या होगा? रूढ़वादी क्या कहेगा? मैं पुराने ज़माने को मानता हूँ। और उदारवादी क्या कहेगा? मैं पुराने ज़माने को नहीं मानता। तो दोनों के बीच में लड़ाई की संभावना उत्पन्न होती है। संघर्ष मतलब लड़ाई, संघर्ष की संभावना उत्पन्न होती है। तो इसी भी कारण समाज में टकराव होने की आशंका जरूर होती है। तो तीसरा हमारा है उग्र स्वभाव। उग्र स्वभाव के व्यक्ति तो आपके काफ़ी आस पड़ोस में ही होंगे। वो जो उग्र स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो आपके आस पड़ोस में ही होंगे। उग्र स्वभाव के व्यक्तियों का मानना है कि थोड़ी सी बात पर जो उग्र स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या काम करते हैं? थोड़ी थोड़ी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। मतलब कुछ भी नुकसान हुआ तुरंत गुस्सा, कि नहीं उसको अच्छे दिल से, अच्छे मन से सुलझा लिया जाए उस बात को, नहीं कि थोड़ी थोड़ी बात हुई तुरंत गुस्सा हो जाना। ये कौन होते हैं? उग्र स्वभाव के लोग होते हैं। मतलब कोई भी जैसे कुछ भी आप गलत कर दीजिए, भले आपके जानबूझ के गलत हो सके, लेकिन जो आपका दोस्त अगर उग्र स्वभाव का होगा तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा, आपके साथ संघर्ष मतलब लड़ाई करने की सोच लेगा। तो मतलब क्या, थोड़ी थोड़ी सी बातों पर गुस्सा हो जाने कौन से लोग होते हैं? ये उग्र स्वभाव के लोग होते हैं। चौथा है हमारा आतिवादी। तो चौथा हमारा क्या है? आतिवादी। आतिवादी में आप क्या समझ सकते हैं? आतिवादी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कट्टर समाज के रहते हैं। मतलब कट्टर रहते हैं, अपने बात कितने कट्टर रहते हैं कि दूसरे लोगों की जान में तुलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा, कोई जैसे कट्टर, जैसे आप कह सकते हैं जमीन जिहादी, ये सब होते हैं जो कट्टरपंथी होते हैं, अपनी कट्टर, जैसे आतंकवादी, ये सब क्या होते हैं? एक कट्टरपंथी होते हैं, मतलब एक आतिवादी होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? अपनी बात पे अड़े रहते हैं। अगर इनकी बात कोई नहीं मानता तो उस व्यक्ति की हत्या और उस व्यक्ति के साथ संघर्ष या लड़ाई की संभावना जरूर उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये थे ऐसे 4 व्यक्ति। अगर ये 4 व्यक्ति समाज में हैं, मैं नहीं कहता कि आपके समाज में नहीं होंगे, ये समाज में ज़रूर होते हैं। आपके आस पड़ोस या आपके परिवार या आपके घर में दिख जाएंगे आपको ऐसे 4 व्यक्ति।
अगर ये 4 टाइप के आपके घर में व्यक्ति हैं तो आपके परिवार समाज जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ लड़ाई की आशंका ज़रूर होती है, क्योंकि एक व्यक्ति के विचार और दूसरे व्यक्ति के विचार में बहुत अलग होता है। तो इसी प्रकार जो इन सारे व्यक्तियों के जो विचार है, जो 4 व्यक्ति रहते हैं एक प्रकार के, इनके विचार एक दूसरे से अलग हैं। अगर विचार अलग हुए तो उनके बीच में लड़ाई भी होनी जरूरी है। अभी समझ गए कि ये 4 प्रकार के व्यक्तियों के कारण लड़ाई होती है। और किस कारण भी लड़ाई होती है? अगर आपसे कोई पूछे ये चलो 4 प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको तो आप अच्छे समझ गए होंगे, पेपर में 1 पेज लिखाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे और किन किन प्रकारों से लड़ाई होती है समाज में, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये करेंगे, मेरी वीडियो को देखेंगे। चलिए देखिए। तो पहला होता है, तो जो हमने 4 प्रकार के व्यक्ति पढ़े, फिर आता है भिन्नताएं। भिन्नताएं में आप कह सकते हैं जैसे धार्मिक, जातिगत, नस्ल के आधार पर। धार्मिक में कहीं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म का है। ये मत सोचिए कि मैं भेदभाव उत्पन्न कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म का है। अब हिंदू धर्म का क्या काम करता है? वो चिकन नहीं खाता है। और मुस्लिम धर्म का क्या है? वो चिकन खाता है। कोई कुछ खाते भी ना होंगे या खाते हैं, जो भी, तो कुछ खाते हैं या नहीं खाते। अब उसके सामने रहते हैं, ठीक है। अब जो उसके मतलब जो मुस्लिम धर्म का है उसके सामने रहता है, हिंदू धर्म वाला भी उसके सामने रहता है। अब उसको क्या होता है, हिंदू धर्म को जब भी वो पूजा करता है तो उसके सामने जो चिकन होता है उसकी खुशबू आती है, तो उसे बेकार लगता है। जब मैं पूजा कर रहा हूँ तो मेरे बीच में किसी का मांस कट रहा है तो उसे बेकार लगता है। तो क्या एक धार्मिक के आधार पर लड़ाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, हाँ कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उनके धर्म में लिखा होगा तो लिखा है। लेकिन आप हमारे धर्म में मतलब हमारे हम भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर धर्म में कुछ उल्टी सीधी बातों के कारण अगर लड़ाई उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? धार्मिक के आधार पर लड़ाई हो जाना। तो मतलब धर्म के आधार पर तो वैसे आप बहुत सारी लड़ाई होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए जैसे CNRC, ये कुछ वो है इनकी बात निकाल देंगे, लेकिन धर्म के आधार पर लड़ाई होती है, हो जाती है। तो ये क्या कह सकते हैं, ये भिन्नताएं होती हैं। जो लोगों को, जो धार्मिक बड़े बड़े लोग होते हैं, क्या ये भिन्नताएं फैला देते हैं लोगों में, जिससे कारण लड़ाई होने की आशंका हो जाती है धार्मिक आधार पर। जातिगत, जातिगत को एग्जाम्पल तो आप भारत में ले सकते हैं। जैसे भारत में 4 जाति के लोग रहते हैं, आपको पता ही होगा कौन कौन सी जाति के। तो अगर तो जैसे कोई निचली जाति का है, जैसे ब्राह्मण है पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर शूद्र है। तो दूसरा वाला क्या काम कर रहा है? दूसरा वाला कोई जूते की दुकान खोल के बैठा है, भले ही थोड़ा पढ़ लिख लिया हो, लेकिन जो पहला वाला है वो क्या काम कर रहा है? भर पेट खा रहा है, भले ही पढ़ा लिखा वाला, थोड़े बहुत भगवान के वो आ गए, गीत श्लोक आ गए, तो मतलब क्या उनके आधार पे भी उनके ठेस पहुंचाया जा रहा है। उनके साथ जो दूसरे वाले व्यक्ति है उनके साथ भी कुछ धर्म के जातिगत के आधार पर उनके साथ कठोर व्यवहार किया जा रहा है। तो मतलब एक समान क्यों नहीं माना जा रहा है व्यक्ति को? व्यक्ति जो होते हैं उनको एक समान माना जाए ताकि व्यक्ति का विकास हो सके ना, ताकि मानवता का कल्याण हो सके। जब तुम व्यक्ति को जाति के आधार पर, धार्मिक के आधार पर, नस्ल के आधार पर बांट दोगे, फिर कहाँ से होगा मानवता का विकास? तो मतलब इसमें यह बता रखा है कि जातिगत के आधार पर भी भिन्नताएं उत्पन्न होती है। मतलब जातिगत की लड़ाई में से कोई नीचे जाति का है, कोई ऊपर जाति का है, तो क्या होता है कि जो ऊपर जाति के होते हैं वो नीची जाति को सताते, तुम इस धर्म में हुए, भगवान तुम्हें ये श्राप देगा, ये श्राप देगा, ये श्राप देगा। क्यों श्राप देगा? तुम्हें भी उस धर्म, तुम्हें बस क्या हुआ, धर्मी को है ना, हाथ पैर तो तुम्हें भी दिए, तो क्यों श्राप देगा? तो मतलब क्या कुछ भिन्नताएं होती हैं जो लोगों में फैलाते हैं, फैलाते फैलाते, और ये इतनी बड़ी भिन्नताएं पैदा हो जाती है कि इससे कारण जातिगत की संभावना हो जाती है। तीसरा हमारा नस्ल। नस्ल में आप क्या समझेंगे? नस्ल भी एग्जाम्पल है, भारत के ले लीजिए या काफ़ी देशों में होता है। जैसे नस्ल के आधार पर अमेरिका में वो गृह युद्ध छिड़ रहा है, मतलब अंदर ही अंदर लड़ाई हो रही है। तो क्या नस्ल के आधार पर हो रही है ना, वहाँ पर काले लोग जो होते हैं, जो काले लोग होते हैं उनको मार दिया जाता है। तो मतलब नस्ल के आधार पर उनके साथ क्या संघर्ष हो रहा है। नस्ल के आधार पर एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई काला है कोई गोरा है। अब तुम उसकी, जो गोरा है उसकी थोड़ा अच्छा चेहरा है, और जो काला है वो पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा लिखा है, उसको हर जानकारी है। लेकिन जो थोड़ा गोरा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि दूसरे जो लोग हैं उससे आकर्षित हो जाए। तो क्या तुम उसको चुनोगे कि जो पढ़ा लिखा है उसको चुनोगे, कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको चुनोगे? तो लोग क्या काम करते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो देखने में सुंदर है, बाहरी स्वभाव से थोड़ा बहुत
भोला भाला बन के गया तो उसको लोग चुनना शुरू कर देते, लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसको कौन चुनेगा, उसको तो भगवान ने नस्ल के आधार पर रंग दी है। तो लेकिन आप ये नहीं कह सकते नस्ल के आधार पर ही भिन्नताएं होती हैं, भिन्नताएं होती हैं नस्ल के आधार पर, मैंने कहता कि भिन्नताएं होती हैं, भिन्नताएं होती हैं, लेकिन भिन्नता को कम करना हमारा काम है। आप क्यों देखते हैं कि ये पढ़ा, ये गोरा है, काला, उसकी जानकारी को देखिए, उसके देखिए वो कितना कार है, वो कितना सक्षम है अपने काम में, उसके आधार पर देखिए तो आपको शायद पता चल जाए। तो फिर अगला है हमारा तो अगला है हमारा संसाधनों का अभाव। संसाधनों का अभाव। तो तीसरा है हमारा संसाधनों का अभाव। संसाधनों का अभाव क्या है, यह भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। संसाधनों का अभाव लिख सकते हैं, जैसे इसको मैं रेज कर देता हूँ जो मैंने लिखे हैं। हाँ, संसाधनों का अभाव मतलब होता है आवास, शिक्षा और चिकित्सा। तो चलिए इनकी भी बारीकी में जानते हैं। 2 मिनट, माइक की प्रॉब्लम आ रही थोड़ी। हाँ, तो सबसे पहले जानते हैं संसाधनों का अभाव। संसाधन मतलब क्या होते हैं, आवास, शिक्षा, चिकित्सा। आप संसाधन मतलब कह सकते हैं जो आपके घर में संसाधन होते हैं, अगर वो थोड़े बहुत कम हो जाते तो आपके घर में लड़ाई होती है। सबको पता है कि जैसे कुछ को ऐसे बच्चा है, उसे फ़ोन चाहिए लेकिन घर में फ़ोन नहीं है, तो पापा से क्या संघर्ष करता है, लड़ाई करता है कि मेरे को फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए। तो मतलब क्या, संघर्ष कर रहा है। तो इस कारण भी समाज में भिन्नता पैदा होती है। मतलब संसाधनों का अभाव, जैसे आवास, किसी के पास घर नहीं हो और दूसरे व्यक्ति के पास घर हो, तो क्या वो व्यक्ति उसे जलाएगा? हाँ जलाएगा। तेरे पास तो घर नहीं है, तू कमा नहीं सकता, तो तेरे पास रोटी नहीं है, तो क्या व्यक्ति को जला दे। तो व्यक्ति में क्या एक दृढ़ता आ जाती है, मतलब क्या ये भगवान मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है। तो क्या खूनी कच्चा समाज में लड़ाई ये सब होने शुरू हो जाती है। लेकिन व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को अपने आप पे काबू लोके अपना घर बनवा लेना चाहिए, मतलब काम करते रहना चाहिए, पैसे कमाते रहना चाहिए, भले गरीब हो या अमीर हो। शिक्षा, शिक्षा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे पहले होता था कि लड़कियों को शिक्षा नहीं देते हैं क्योंकि लड़कियां तो चूल्हा ही, ये घर का काम करेंगी, बर्तन मांजेंगी, ये सब करेंगी। लेकिन जो जो लड़के होते हैं उन्हें क्या, उन्हें उनको पढ़ने का अधिकार देना चाहिए। वही सब कुछ कर सकते हैं, वही देश का शासन चला सकते हैं, वही देश को एक मार्ग की ओर ले चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना आप लड़के को अधिकार देते हो उतना लड़की को भी अधिकार देना आवश्यक है। ये नहीं कि आप उनमें भेदभाव उत्पन्न कर दो, ये कर दो कि हाँ मान लिया थोड़ी लड़की कमज़ोर है या लड़का कमज़ोर है, चलो कोई भी कमज़ोर है मान लिया, लेकिन आप ये तो नहीं कि उनका अधिकार छीन लोगे, वो जो बनना चाहते हैं उनसे वो छीन लोगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। शिक्षा में, शिक्षा एक सबको बराबर देनी चाहिए। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें भी संसाधनों का अभाव होता है ताकि लोगों में लड़ाई या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमारे जो देश के प्रधानमंत्री वो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो आपको इसी बात में अमल करके लड़कियों को भी शिक्षा जरूर देनी चाहिए और लड़कों को भी देनी चाहिए। चिकित्सा, चिकित्सा भी तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। चिकित्सा आप समझ सकते हैं जैसे आप एग्जाम्पल अभी का लीजिए, अभी क्या बात का क्या दूँ, अभी का एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, इस समय क्या हो रहा है, मैं इधर से थोड़ा बहुत चेंज कर। तो जैसा क्या कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक, इसमें बड़े सारे अस्पताल आ रहे हैं, बड़े सारे अस्पताल आ रहे हैं, ठीक है। अभी का एग्जांपल, इसमें कुछ सरकारी भी आ रहे हैं, मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, इधर कुछ प्राइवेट भी आ रहे हैं, ठीक। और ये बीच में आ रहे हैं ये डिस्पेंसरी जो भी ये सब आ रही है, मतलब 2 प्राइवेट के पास अस्पताल हैं इधर और 2 किसके पास है, सरकारी के पास अस्पताल है। लेकिन क्या प्राइवेट वाले ज़्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं और सरकारी वाले अपना सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं लेकिन संसाधन की कमी आ रही है। तो क्या दोनों के बीच में असमानता पैदा हो गई। जो यहाँ पर लोग जा रहे हैं उनके बीच में असमानता पैदा हो गई, जो सरकार इनको चला रही है उनके बीच भी असमानता पैदा होगी कि नहीं होगी, सबके बीच में असमानता पैदा होगी। तो मतलब क्या, एक एक इधर इधर उधर वो, मतलब एक इधर रोग आया तो उससे कितने लोगों की असमानता पैदा हुई, प्राइवेट और सरकारी में असमानता पैदा हुई, प्रशासन में असमानता पैदा हुई, सरकार में असमानता पैदा हुई और सरकार और नागरिकों के बीच में असमानता पैदा हुई कि सरकार जो है वो नागरिकों को सही तरीके से इलाज नहीं दे पा रही। मतलब एक तरीके से इसने क्या, चिकित्सा जो भारत का जो चिकित्सा है, मतलब जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर क्या अपना हकदार जमा लिया है कि यहाँ सही से इलाज नहीं हो रहा, यहाँ सही से इलाज नहीं हो रहा। तो मतलब कुछ संसाधन तो कम पड़ रहे हैं। तो चिकित्सक में आप समझें तो चिकित्सक में समझाना क्या चाहते हो, ये अगर किसी देश में जो मेडिकल सुविधा है अगर वो कम पड़ जाए तो लोगों के बीच में असमानता पैदा होगी, क्योंकि जो अमीर है वो तो मेडिकल से अपना इलाज करा ले रहा है, लेकिन जो गरीब है उसको क्या होना चाहिए। अभी ये समझिए, जो
इधर जो ये कोरोना वायरस है, ये इधर जो है, इधर प्राइवेट अस्पताल है, इधर सरकारी अस्पताल है। जिनके पास पैसे तो प्राइवेट अस्पताल में जाके करा ले रहे हैं, और जिनके पास पैसे नहीं उनका सरकारी अस्पताल इलाज नहीं कर रहे। क्या इन दोनों के बीच में असमानता पैदा हो गई? तो क्या एक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अगर देश में किसी चीज़ की भी कमी हो जाती है, अगर आपके परिवार में किसी चीज़ की कमी हो जाती है, किसी व्यक्ति, किसी उत्पन्न या किसी वस्तु की कमी जाती है, तो आपके बीच में हो जाती है लड़ाई। कभी कभी देखा होगा आपने, ये आपके पास कोई चीज़ ना हो तो आपके बीच में संघर्ष या लड़ाई होने की संभावना हो जाती है। तो वैसे ही देश में अगर मेडिकल की कमी पड़ जाती है तो देश में जो गरीब लोग हैं वो आवाज़ उठाना शुरू कर देते कि हमारा कब, जो हमारे भी मुफ्त में इलाज कब होगा। अगला है हमारा क्षेत्रीय और भाषाई विभिन्न। अगर आप 12th में, अगर आपने मेरी पॉलिटिकल साइंस की वीडियो देख रखी होगी सारी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्षेत्रीय और भाषाई भिन्नताएं क्या होती हैं। क्षेत्रीय मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए, फिर हम जानेंगे भाषाई भिन्नता के बारे में। सबसे पहले जानते हैं क्षेत्रीय के बारे में ना। क्षेत्रीय मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय मतलब आप समझें कोई कोई जैसे शूद्र, आप ये सब समझेंगे, लेकिन बच्चे क्षेत्रीय मतलब क्या होता है, जैसे भारत है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तभी आपको, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा दूँ इससे आपको अच्छे से समझ आ सके। ये हमारे भारत का नक्शा है, ठीक है। नक्शा तो बनाने नहीं आ रहा, मैं एग्जांपल के तौर पर ऐसे बना रहा हूँ कि नक्शे में मत जाना। ये जैसे है, ये गुजरात आ गया, ये हमारे भारत का नक्शा है, ठीक। अब इधर का हमारे जो गुजरात और राजस्थान का इलाका है, इधर किसका इलाका है, इधर नीचे जाओगे तो श्रीलंका आ जाएगा, ठीक, केरला और आ जाएगा। ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, बीच में उत्तर प्रदेश पड़ता है, इधर बांग्लादेश आ जाता है। तो मतलब क्या, तीनों साइड से अलग अलग है, अलग अलग है। तो मतलब क्षेत्रीय का आशय होता है बच्चे कि जैसे कोई राज्य होता है, जैसे भारत इतना विशाल है, समझिए भारत का वो है मैप, इसमें जैसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, इधर क्या है, राजस्थान है, इधर बांग्लादेश है, इधर श्रीलंका है। क्षेत्रीय मतलब होता है कि अगर इनमें से कोई राज्य ने देश से अलग होने की मांग करी, मतलब ये यहाँ से जो देश का जो मैप है इधर से कट जाए और हम अलग हो जाए, हम अपने बीच में रहें, जितने भी वैसे बांग्लादेश हैं, बांग्लादेश क्या, जिस आप बांग्लादेश को जो छोड़िए, आप जम्मू कश्मीर का एग्जांपल लीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर पहले सोचता था कि हम देश से अलग हो जाए, जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर सोचता है कि हम देश से अलग हो जाएं। ये जो वहाँ के पहले नेता थे, जो पहली सरकार थे, वो लोग सोचते थे कि जो जम्मू कश्मीर है उसको देश से अलग कर देते हैं। तो क्या एक क्षेत्रीय भावना उत्पन्न कर देते हैं देश में। मतलब क्या, जो इतना ये विशाल यहाँ से जो देश है ये इतना तो रहेगा ही, लेकिन आप इसके ऊपरी साइड का जो हिस्सा, जो इसका मुकुट है देश का, उसको ही लेके चले जाओगे तो क्या एक क्षेत्रीय उत्पन्न हो जाएगा। क्षेत्रीय लोगों का मानना होता है, जैसे मान लीजिए पंजाब में पंजाबी लोग ज़्यादा रहते हैं, राजस्थान में राजस्थानी लोग ज़्यादा रहते हैं, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम और हिंदू, तो कश्मीरी पंडित तो रहते ही नहीं है, आप मान लीजिए मुस्लिम और कुछ भी बुद्धिज़्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, जो क्षेत्रवाद होते हैं ये लोग नहीं करते हैं, ये नेता करते हैं, जो दुष्प्रभाव का प्रचार करते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये जैसे पंजाब है, पंजाब को कोई भी नेता मान लीजिए, ये क्या काम करेगा, पहले सरकार के ऊपर दबदबा बनाएगा कि हम ना तुम्हारे जो भारत का जो नक्शा है उससे अलग होना चाहते हैं, उससे मतलब अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, बस हमारा इतना ही रिश्ता है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये पंजाब का जो नेता है ये क्या कहेगा, पंजाब, वो जो पंजाब के नागरिक को, हम भारत से अलग हुए हैं, हम अपना देश बनाएंगे जहाँ पर पंजाबी लोग रहेंगे, वहाँ पर कोई धर्म का नहीं रहेगा, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, वहाँ पर रहेंगे पंजाबी लोग रहेंगे। तो मतलब क्या, एक देश में क्षेत्रीय भावना उत्पन्न कर देना। जो देश है उसमें अनेक, हमारा देश है उसमें अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के लोग या धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन अगर जैसे पंजाबी लोग ज़्यादा रहते हैं तो कुछ जो सरकारें होते हैं वो क्या काम करती हैं, एक क्षेत्रवाद खड़ा कर देते हैं कि यहाँ पर इस स्टेट में ज़्यादा इस धर्म के लोग रहते हैं। तो जो वहाँ का जो नेता होगा पंजाब को, वो क्या काम करेगा, वो कह देगा कि हमको इस देश से बाहर निकलना है, हम अपना खुद का एक देश बनाना चाहते हैं जिसमें पंजाबी लोग रहें, बस पंजाबी रहें, ना हिंदू रहें, ना मुस्लिम रहें, ना सिख रहें, सिख सॉरी वही तो रहते हैं, ना ईसाई रहें, हम बस यहाँ पर पंजाबी लोग रहेंगे, आपसे में कोई नहीं है, ना आप यहाँ पर कोई कानून चला सकेंगे, ना आपको कुछ चला सकेंगे। एक सटीक एग्जाम्पल दूँ, जैसे जब 370 जब हमारे देश में लगा था, मतलब था पहले, अब तो हट चुका है, जब 370 था तो क्या
जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग झंडा होता था, जम्मू कश्मीर का अपना राष्ट्रगान होता था, जम्मू कश्मीर का भारत के ऊपर कोई कानून ना कोई संविधान लागू होता था। मतलब क्या, वो एक प्रकार आप मान लीजिए भारत से अलग ही था ना, ना वहाँ पर भारत का राष्ट्रगान लागू होता, ना भारत का संविधान चलता, ना भारत का कानून चलता, ना भारत का प्रशासन चलता, ना भारत के जो यहाँ पर राष्ट्रपति कहते हैं वो चलता। तो मतलब क्या, भारत से एक अलग ही है, भले झूठ है लेकिन अलग रहता है। तो लेकिन जब 370 हटा तो क्या, 370 जब हट गया भारत जम्मू कश्मीर से, तभी जितने मेहनत थे इन सबको जेल में डाल दिया गया। और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर भारत का राष्ट्रगान, भारत का झंडा और भारत के जो भी कानून है वो सबकी वहाँ पर मान्यता दी जाएगी। तो यही है कि जो ये होते हैं, तो मेरा यही मानना है कि जो ये राज्य होते हैं, जो ये कहते हैं कि हम एक अब अलग राज्य की मांग करेंगे, तो ये क्या काम करते हैं, एक क्षेत्रीय मांगे उठा देते हैं। अब आते हैं भाषा विभिन्न की मांगे क्या होती है। भाषा विभिन्न की मांगे होती हैं जैसे किसी देश में, जैसे हमारा जो हिंदुस्तान है वहाँ पर अनेक भाषा वाले लोग रहते हैं, मतलब अनेक प्रकार की भाषा बोलते रहते हैं। लेकिन जो क्या कुछ देश में एक ही भाषा के लोग बोलते हैं, मतलब कुछ राज्यों में, जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य में, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल कर रहा हूँ, किसी भी राज्य में मान लीजिए जैसे राजस्थान में राजस्थानी भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाती है, वहाँ पर राजस्थानी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो क्या वो लोग क्या काम करेंगे, वहाँ के नेता कि राजस्थान यहाँ पर बोल जाते हैं, राजस्थान को एक अलग राज्य बना देते, मतलब काम करेंगे क्षेत्रीय के आधार पर, लेकिन निशाना इसको साधेंगे भाषा के आधार पर। तो ये होता है क्षेत्रीय और भाषाई भिन्नताएं। एग्जाम्पल में भी आप ले सकते हैं, जैसे पेपर में आपसे पूछे तो एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, जैसे कौन कौन से राज्य जो अलग होने की मांग करते हैं, असम, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, ये सब मैंने लिख दिया, आपको एग्जाम्पल लिखा है, आप लिख सकते हैं मन चाहे तो। अभी आप ये देख सकते हैं कि हमने इतना सा पढ़ा, हमने कितना पढ़ा, बस हमने बस इतना सा पढ़ा, उनकी मीनिंग आप देखिए कितनी सारी मीनिंग निकल के आती है। अब ये आपके सामने अगर पूछें, ये तो चलो हमारी होगी लड़ाई, ये होगी हमारी लड़ाई, इसमें हमने काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। अब इस लड़ाई का समाधान क्या है, आपसे अगर आपके कोई दोस्त से आपकी लड़ाई हो जाती है तो आप फिर जब टीचर के पास जाते हो तो टीचर क्या कहता है, इसका समाधान क्या है। तो वैसे ही इस वीडियो में मैं पूछ रहा हूँ, इसका समाधान क्या है, इन सब चीज़ों को कैसे सुलझा सकते हैं, इनका समाधान क्या है, तो वो भी जानेंगे। तो पहला समाधान है समस्या का समाधान। इन सभी समस्या का समाधान क्या है, तो पहले होता है चुनाव प्रतियोगिता। अगर ये सब चीज़ें हमारे देश में हो रही तो क्या चुनाव प्रतियोगिता करा सकते हैं। चुनाव प्रतियोगिता आपके दिमाग में क्या हो रहा होगा, तो चुनाव प्रतियोगिता मेरे कि कैसे वहाँ चुनाव कराएंगे, कैसे कराएंगे। तो आप कहिए कि जो हमारा देश है वो क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, आप सभी को पता है, क्योंकि राजतंत्र तो है नहीं हमारा देश, क्योंकि राजतंत्र तो भारत से कब का हट चुका है। राजतंत्र में होता है बच्चे कि जैसे राजतंत्र में क्या होता है, जैसे ये राजा हैं, ये समझ लिए राजा कहाँ का है, 1857 का ये राजा है, ये मरा फिर इसके बेटा बना राजा, फिर ये मरा फिर इसका एक दूसरा बेटा बना, फिर ये मरा फिर इसका एक तीसरा बेटा है वो मरा। तो मतलब क्या, एक पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर एक राजा बनते रहते हैं। लेकिन जो हमारा देश है वहाँ पर राजतंत्र तो बिल्कुल नहीं है, राजतंत्र तो हट चुका है देश से। देश क्या है, देश एक लोकतांत्रिक है। तो यहाँ पर चुनाव प्रतियोगिता करा सकती है, अगर आपके डिपेंड होती है नागरिकों के ऊपर। इसमें कि हमारा ये डिपेंड होता है कि इसमें नेता डिपेंड करेंगे, इसमें नागरिकों के ऊपर सारा होता है। तो इसमें कह सकते हैं कि हम अपनी मर्जी से कोई चुनाव करा सकते हैं। अगर वो जो नेता है वो गलत काम कर रहा है तो जनता क्या काम करेगी, उस नेता को चुनेगी, उस नेता को चुनेगी जो जनता के लिए अच्छा काम करेगी। और जब जनता ने नेता को, जैसे आपने मोदी जी को चुना, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मतलब क्या देश में लड़ाई उसकी संभावना उत्पन्न तो नहीं हो रही, देश में एकदम सब मिलजुल के तो रह रहे हैं। तो इसमें क्या होती है कि जनता होती है अपनी मर्जी से कोई भी नेता चुन ले, अपनी मर्जी से कोई भी नेता चुन ले और उस नेता को आप जो कहेंगे वही काम करे। तो मतलब क्या, एक चुनाव ये माना जा सकता है कि उदारवादी लोग मानते हैं कि चुनाव करा के इन सभी समस्या को समाधान करा सकता है। अब चुनाव कराने से इन सभी समस्या को समाधान होने लगे तो बात ही कुछ अलग हो जाए। लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं कि इन सभी को करा के इन सभी जो समस्या उनका समाधान हो सकता है। तो चलिए इन सभी समस्याओं को भी देखते हैं।
जो उदारवादी कहते हैं कि समाज में व्यवस्था बनाने हैं तो चुनाव करवा सकते हैं। मैं आपको जैसे बताते हैं, उदारवादी कहते हैं अगर समाज में व्यवस्था बनानी है तो क्या एक चुनाव भी करा सकते हैं। राजनीतिक संस्थाएं आप समझ सकते हैं, राजनीतिक संस्थाएं में बहुत सारी आ जाती हैं। राजनीतिक संस्थाएं मतलब होती हैं कि जैसे संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, मतलब ये सभी काम अपना, जैसे दंगे हो रहे कहीं पर तो क्या संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका भी अपना काम करेंगी। जो दंगे करवा रहे लोग उनको लाएगी संसद में, नहीं सॉरी, उनको न्यायपालिका, संसद तो नेता जाते हैं, तो उनको कार्यपालिका, न्यायपालिका में लाएगी। तो उन सभी को अपना जो काम होगा, उनको जो हिंसा कर रहे हैं, जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई जुर्म लगाएगी, उनके ऊपर उनसे कोई बहस करेगी, उनको जेल में डालेगी। तो क्या ये राजनीतिक संस्थाएं होती हैं जो कि उस समय अपना काम कर सकती हैं। अब संसद मतलब काम, जैसे कोई कानून निकल गया, जैसे CNRC कानून एग्जाम्पल के तौर मान लीजिए, इससे क्या हुआ, देश में दंगे हो गए, देश में एक सामाजिक भिन्नता फैल गई। तो इसको सुलझाने के लिए क्या हो रही, संसद में वाद विवाद होते हैं, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसमें संसद वाद विवाद होते हैं, बहस चलती है। हाँ, कानून और अदालत में टकराव काम करना शुरू कर देते हैं। जो कानून और अदालत होती है वो क्या, एक टकराव का जो काम होता है, उनके बीच में टकराव होते हैं, उनके बीच में काम करना शुरू कर देती है। हित समूह, यूनियन, जो हित समूह के लोग होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए, जैसे पहले आप समझिए कि यूनियन मतलब क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पहले यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है, जैसे ये टीचर है, इस टीचर के नीचे से 500 टीचर काम करते हैं, ठीक है, ये आप 500 टीचर काम करते हैं इस टीचर के नीचे, तो इनका यूनियन कौन है, ये हेड। अगर इन 500 टीचर को कोई दिक्कत होगी तो ये यूनियन क्या होगा, उनकी समस्या को मतलब समाधान निकालेगा। तो इस तरीके से ही काम हो सकता है। अगर जैसे कोई दंगे कर रहा है, जैसे कोई दंगे करवा रहा है, कोई हिंसा प्रदर्शन करवा रहा है, जो हिंसा प्रदर्शन करवा रहा है उसका यूनियन अगर उनको कह दे कि ये दंगे प्रदर्शन मत करो, ये कुछ मत करो, तो क्या होगा कि लोग मान जाएंगे। तो मतलब क्या, एक यूनियन के तौर पे भी इनको रोका जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे सुरक्षा परिषद, ये सुरक्षा परिषद जो UN में है, आपने पढ़ा होगा। तो आप ये समझिए कि जैसे जो विवाद होते हैं, ये क्या देशों में, ये क्या देश के अंदर ही होते हैं, देश से बाहर नहीं होते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए। क्या इनके बीच में, ये अलग अलग देश हैं, तो इनके बीच में विवाद नहीं होते हैं, होते हैं इनके बीच में विवाद। तो इन विवाद को कैसे जो सुलझा सकता है, इन विवाद को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट मतलब सुरक्षा परिषद में जाके सुलझाया जा सकता है। तो ये था हमारा कुछ ये उदारवादी लोगों की विचारधारा कि अगर समाज में भिन्नता पैदा हो जाए तो उसे कैसे सुलझा सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, और उनको ऐसी वीडियो और ऐसे ही कुछ टॉपिक जो 12th और जो BA जो हम पढ़ते हैं, उनके जो कुछ टॉपिक, वो जो डाउट होते हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से सुलझा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो की वॉइस जो भी आपकी जो वीडियो में लगती है, पढ़ाने का तरीका सब अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को एक बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट के माध्यम से हम आपके डाउट को नई वीडियो के माध्यम से सुलझा सकेंगे, ताकि आपके डाउट भी मतलब एक तरीके से हट जाएं आपके जीवन से। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो भी BA पढ़ते हैं उन सभी को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का वो भी तो फ़ायदा उठा सके। अब आप ही फ़ायदा उठा रहे तो क्या, अब आप भी अपना मानवता दिखाइए, जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।